Welcome to the Artful Minds by the Atelier Magazine, where we plug into the pulse of creation. नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत। साहित्य और कला केवल अभिव्यक्ति के साधन नहीं हैं, बल्कि ये हमारी भावनाओं, आशाओं और जीवन के अनुभवों को एक साझा मंच प्रदान करते हैं। द एटलियर इसी विश्वास के साथ कला प्रेमियों के लिए एक समर्पित स्थान बना रहा है, जहां हर रचना एक नए दृष्टिकोण का द्वार खोलती है। आज का साक्षात्कार ऐसे ही एक रचनाकार से संवाद का प्रयास है, जिनकी कविता बसंत आ गया है एक नए आरंभ और नवजीवन की सुंदर गाथा कहती है। और मैं आज आपकी होस्ट कोमल गुप्ता। मैं ग्लोबल एडवाइजर हूँ G100 आर्ट्स लीडरशिप एंड फिल्म्स विंग की, उनके ग्लोबल एडवाइजरी काउंसिल। मैं आप भी एक कवित्री और लेखिका हूँ और विश्व संवाद को प्रोत्साहित करने में विश्वास रखती हूँ। अब परिचय द एटलियर मैगजीन का दिया जाए। द एटलियर कला और संस्कृति के क्षेत्र में एक अनूठा प्रयास है, जो विश्व भर के कलाकारों, लेखकों और सांस्कृतिक प्रेमियों को एक साझा मंच प्रदान करता है। हम कहानियां, विचारों और अनुभवों के माध्यम से कला को जीवन का एक पुल बनाना चाहते हैं, जो विश्व की समुदाय और संस्कृतियों को जोड़े। आज के विशेष इंटरव्यू में हम एक ऐसी कवित्री से बातचीत कर रहे हैं, जिनकी लेखनी में प्रकृति की महक, अध्यात्म की गहराई और मानवीय भावनाओं की खूबसूरती झलकती है। स्वागत है आपका श्रीमती रजनी सरदाना। रजनी सरदाना एक प्रतिष्ठित लेखिका और कवित्री हैं, जो हरियाणा आर्ट्स लीडरशिप काउंसिल की सक्रिय सदस्य भी हैं। उनकी कविताएं प्रकृति, मानव मन और अध्यात्म की अद्भुत संगम का चित्रण करती हैं। द एटलियर के लिए उन्होंने एक कविता लिखी, बसंत आ गया, जो नवजीवन और परिवर्तन की कहानी कहती हैं। चलिए उनके साथ एक अंतरंग संवाद की ओर बढ़ते हैं। रजनी, आपका स्वागत है। तो प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके लिए। शुक्रिया कोमल। आपकी कविता बसंत आ गया एक ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण की तरफ जोर देता है। आपके अनुसार ये मानव अनुभवों को किस प्रकार प्रतिबिंब करता है? जी, पहले तो मेरे साथ जो भी जुड़ा हुआ है उन सबको नमस्कार। और एक्टर मैगजीन के संपादन और टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे मेरी कविता को अपने उसमें स्थान दिया। जी, अब कोमल मैं आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ। बसंत बसंत प्रकृति में परिवर्तन का प्रतीक है। ठीक उसी प्रकार जैसे मानव जीवन में भी परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन केवल प्रकृति का परिवर्तन नहीं है, ये आत्मा के जागरण का भी प्रतीक है। जैसे बसंत आने पर प्रकृति का नवीनीकरण होता है, पुनर्जन्म होता है, नवजीवन संचार होता है, ठीक वैसे ही हम नीरव सर्दियों के पास, जब हम नीरव सर्दियों के में हम खामोशी से अंदर बैठे होते हैं, चाहे बेशक हम आत्ममंथन कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद की जो कुनकुनी धूप निकलती है, वो हमें एक लंबी गहरी खामोशी के बाद की एक सांस जैसे मिलती है कि वो कुनकुनी धूप में हम खुलकर बाहर आते हैं। बहुत तो सुंदर। खामोशी के बाद एक लंबी सांस का जो अनुभव है, वो नवजीवन का संदेश देता है। हम्म। मनुष्य भी अपने दुख से, निराशा से, संघर्ष के बाद जब किसी उजाले की ओर बढ़ता है या सारी उलझनों से बाहर आता है, तो उसे भी वैसा ही महसूस होता है कि उसका एक नव उसमें कुछ नया संचार हो गया है। मेरी कविता बसंत आ गया में भी यही भाव है कि अंत के बाद नई शुरुआत होती है। ये परिवर्तन हमें याद दिलाता है कि हम भी प्रकृति की तरह दोबारा से खिल सकते हैं, अपना नव निर्माण कर सकते हैं। हाँ जी, बहुत सुंदर आपका जवाब था कि अंत के बाद एक नई शुरुआत जीवन का रहस्य है। नहीं रजनी?
जी। अच्छा, तो अब उसी संदर्भ में आप हरियाणा आर्ट्स लीडरशिप काउंसिल की बहुत सक्रिय सदस्य जी। हैं। तो जी। काउंसिल का मेन है कि कम्युनिटी बिल्डिंग होती है, आप लोगों को साझा करते हैं साथ में। तो जी। इस कविता में ये भूमिका कहाँ दिखाई देती है? अ, इसमें मैं बताना चाहती हूँ, जो कविता होती है, जो कविता व्यक्ति को अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने और तराशने के लिए अवसर देती है। हाँ, ये ठीक है कि सभी लोग भावों को व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन कविता वो माध्यम है जिससे हम अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, और तब हम दूसरों से भी जुड़ते हैं। मान लीजिए हमने कुछ ऐसा लिखा जो दूसरे लोगों ने फील किया कि हाँ, मैं तो यही कहना चाहती थी, मैं तो यही महसूस करती हूँ। तो उस वक्त पर जो आपका वो लिखा गया वो एक सार्थक रूप ले लेता है, और जिसने भी आपको पढ़ा वो आपसे जुड़ जाता है, वो उस कविता से जुड़ जाता है, उन अनुभव से जुड़ जाता है, उन भावों से जुड़ जाता है। तो ये एक संवेदनशील जुड़ाव है जो सामुदायिक भावना को बढ़ावा देता है। ठीक है। तो कविता संवाद को जन्म देती है, सामुदायिक एकता को मजबूत बनाती है। कविता धीरे धीरे से मगर स्थायी रूप से आपके दिलों में अपनी जगह बनाती है, सबको जोड़ती है। तो मेरे जो हरियाणा काउंसिल के लेख हैं, और जो भी मैंने उनमें कविताएं कभी पोस्ट की हैं, लिखी हैं, तो उनको लोगों ने पढ़ा है, वो जुड़े हैं उनसे, उनको सराहा है। कविता एक वो माध्यम भी है कि आप कुछ भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो। कुछ लेख है, अगर हम कुछ बड़े से लेख के रूप में देना चाहते हैं, तो कई बार लोग बोर हो जाते हैं, नहीं पढ़ते। तो उन लेखों को, या आप किन्हीं बच्चों को कोई ऐसी जानकारी अपने देश के बारे में, साहित्य के बारे में देना चाहते हैं, तो उन कविताओं को, उन्हें हम कविताओं के माध्यम से रोचक बनाकर भी दे सकते हैं, जिससे बच्चे भी उन चीजों से जुड़ेंगे, उनको पढ़ने में, उनको रिसाइट करने में, उनको रिसाइट करते करते उनमें वो भाव बैठ जाते हैं। जितना कि हम लेख पढ़ के अपने हमारे मन में रहता है, लेकिन हम जब कविता गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो वो उन चीजों से हमारा जुड़ाव ज्यादा हो जाता है। तो मुझे हम्म। लगता है कि कविता लोगों को बहुत जोड़ती है, दिलों को। ये बहुत सही कहा। समुदाय निर्माण में अ, कविता का काफी बड़ा योगदान है, जो आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। अब इसके बाद आपकी कविताओं में प्रकृति और अध्यात्म की झलक दिखती है। जी। आपके अनुसार उपचार प्रक्रिया में इस प्रकार और किस प्रकार ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? अच्छा। तो नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी, मतलब प्रकृति और अध्यात्म। जो प्रकृति और अध्यात्म है, ये दोनों ही ना गजब के हीलिंग पावर हैं। हम्म। तो जब हम, अब ऐसे मान लो कि जैसे हम कहीं हरियाली में बैठे हैं, किसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं, और वहां पे आप कुछ चारों, मतलब कोई आवाज नहीं है, लेकिन पक्षी कलरव कर रहे हैं। अगर आपका मन उलझन में भी है, तो थोड़ी देर बैठने के पश्चात आप उस माहौल में ढल जाते हैं, आपका मन शांत हो जाता है। हाँ। उसी प्रकार जैसे अध्यात्म भी हमारे अंदर भीतर की यात्रा है। तो जहाँ हम खुद से बात करते हैं, खुद को पहचानते हैं, खुद की कमजोरियां स्वीकारते हैं, खुद के दर्द डिस्कशन एक तरह से करते हैं, उसके बाद हम जब उनको स्वीकार लेते हैं, तो हम उनका उपचार करने लगते हैं। वो सब अध्यात्म से ही पॉसिबल, मतलब हो सकता है। तो जब हम उन जख्मों को स्वीकार लेते हैं, तो हम धीरे धीरे उनको हील करने लगते हैं, उनको उपचार करने लगते हैं। तो ये हम्म। सब जब तक हम भीतर की यात्रा नहीं करते हैं, तब तक ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं मानती हूँ शरीर के लिए, शरीर का उपचार तो होता ही है, लेकिन अध्यात्म से हम भीतर का उपचार कर पाते हैं। तो जो मेरी कविता बसंत में पुनर्जन्म का प्रतीक है, आशा के नन्हे नन्हे पांव जब हमारे मन पर दस्तक देते हैं, तो वो धीरे धीरे से हमारा मन खुलता है। जब मन खुलता है, तो हम उन चीजों को अपने मन से बाहर निकालते हैं, और जब ये चीजें मन से बाहर निकल जाती हैं, तो आपका मन हल्का हो जाता है। तो एक उस वक्त ये हमें जो ऐसी फीलिंग्स होती हैं, जो ऐसी भावनाएं होती है, वो हमें जीवन, जिजीविशा की याद दिलाती है, कि जीवन में कितना भी सूनापन आ जाए, बंजर हो जाए, तो लेकिन उसमें फिर भी फिर से खिलने की क्षमता है। तो जैसे प्रकृति वापस से खिल सकती है, तो हम भी अपना आत्ममंथन करके वापस से खिल सकते बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बताया आपने और समझाया भी। और अब इस इंटरव्यू का थोड़ा रुख बदलते हैं। हैं। जी। थोड़ा अब रैपिड फायर में चलते हैं। जी। हाँ। तो पहला सवाल रैपिड फायर में, आपके लेखन में बसंत ऋतु
आपके लिए किस प्रतीक का कार्य करती है? मेरी कविता बसंत आ गया है। आ गया है से ही एक उत्साह और खुशी मिलती है ना। तो हाँ। आप सीधा सीधा तो इनको मान लीजिए कि आशा और उम्मीद उत्साह तो है ही, साथ में हम्म, नवीनीकरण, नई शुरुआत और नव जीवन संचार का भी ये प्रतीक है मेरी कविता पसंद। ठीक है। और दूसरा रैपिड फायर, यदि आप किसी ऋतु को एक व्यक्तित्व पर्सोनिफाई करना चाहती हैं तो कौन सी होगी और क्यों? मुझे वैसे भी ना ऋतुएं सारी सुंदर हैं, वो अपना अलग सा हम्म। प्रभाव डालती है, लेकिन फिर भी हम्म। मुझे बसंत ऋतु बहुत पसंद है। क्योंकि मुझे ज्यादा सर्दी नहीं पसंद। अ, अपना है लेकिन ज्यादा सर्दी, लेकिन जब ये मौसम ऐसा होता है जिसमें ना सर्दी है और ना गर्मी न है। गर्मी है। तो एक सर्दी में ठिठुरते सुनसान गलियों के बाद आपको रौनक दिखाई देती है बाहर, इसलिए मुझे बसंत ऋतु बहुत पसंद है। और बसंत ऋतु मुझे ना, अगर उसका पर्सोनिफाई करूँ, मानवीकरण करूँ, तो वो मुझे एक प्यारे दोस्त जैसी लगती है, जो एक बहुत सी। सच्चा प्यारा दोस्त है, जो आपकी जिंदगी में बाहर ला देता है। आपको निराशा, आपकी जो निराशा उसको उत्साह में बदल देता है, आपको हंसाता है, मोटिवेट करता है, हताश होने पर फिर शुरुआत के लिए प्रेरित करता है, एक तरह से मायूस जिंदगी में हरियाली से भर देता है, नई जान डालकर, नए रंग भरकर वो हमें फिर से बहुत ऊर्जा। सुंदर। इसलिए मुझे वो दोस्त सा लगता है। बहुत सुंदर। ये याद रहेगा कि ऋतु बसंत ऋतु एक दोस्त की तरह है। अच्छा, तो अगला प्रश्न है, आपकी कविताओं पर प्रकृति किस प्रकार प्रभाव डालती है? देखिए, जो प्रकृति है या मौसम है, मुझे लगता है वो हम सबके ही मन पे, हमारी जीवन की यात्रा, साइकिल जो भी है हमारे रोजमर्रा के, उन सब पे ही हमें इन्फ्लुएंस करती है। हम्म। तो जो प्रकृति है उसमें ना भावों को जगाने की बड़ी क्षमता होती है। कि आप जैसे उसमें बैठे हैं तो आप में वैसे वैसे भाव जागते हैं। जैसे मान लीजिए अब हल्की हल्की बारिश हो रही है तो वो आपको बहुत अच्छी लगती है, उसमें आप गुनगुनाने लग जाते हैं, आपको कुछ खाने से रिलेट याद आने लग जाता है। और बुछार तक पेड़ पेड़ नहा रहे हैं हम ऐसा सोचते हैं, और हम्म। नाव चला रहे हैं ये सोचते हैं। तो लेकिन अगर वही बारिश बहुत तेज आ गई है और उसने एक डिजास्टर का एक भयानक रूप ले लिया है, तब आपका मन दुखी हो जाता है, तब उसके आप उसके बाद के परिणाम लिखते हैं। तो हम्म। ये जब भी कुछ ऐसा आता है, सर्दी सर्दी की धूप हमें दोपहर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन गर्मी की गर्मी चिलचिलाती में। धूप हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, हम चाहते हैं एसी कूलर में घुस के अंदर ही बैठे रहें। हम्म। तरह से हम हर मौसम का इम्पैक्ट तो हम पर पड़ता है, और वैसे ही फिर हमारे मन से भाव निकलते हैं, उनको हम रिलेट करते हैं, चाहे थोड़ी सी झलक आए या पूरी रचना हो, तो इम्पैक्ट तो पड़ता है। तो इसी के साथ अब ये पूछना बहुत जरूरी हो गया है कि आपकी कविता में जी। कौन सी एक पंक्ति या हम्म, पंक्तियां हम्म, आपके दिल के सबसे करीब है? अच्छा। वैसे तो जब इस कविता को रीड करते हैं, बसंत आ गया, तो पूरे उसमें ना एक उत्साह रहता ही है। लेकिन फिर भी इसका जो सेकंड पैरा है, सेकंड दूसरा पैरा, इसको आपने पढ़ा भी होगा, मैं फिर से थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ। माँ शारदे ने वीणा बजाई, गणेश जी ने शंखनाद की, महकी धरा खुशबू से नवजीवन संचार, इन सूखे कुमलाए पेड़ों पर किसने हरा भरा श्रृंगार किया, मन कोपल कोपल खिली डाल पर, देखो बसंत आ गया। तो इस पूरे पहरे वैसे बहुत सुंदर है, लेकिन ये जो दो पंक्तियां हैं, इन सूखे कुमलाए पेड़ों पर, मतलब आप हताश निराश हो चुके हो, लेकिन एक किसी ने आपको थोड़ा सा मोटिवेट किया, थोड़ा सा सहारा दिया, तो उसमें आप फिर से प्रयास करना शुरू कर देते हैं, हरे भरे से हो जाते हैं। तो एक नव कोपल कोपल, वो कोपल जो फिर से जो सुनी, मतलब ऐसी जड़ी थी जिन पे पतझड़ से सब कुछ गिर गया था, फिर वहां पे छोटी छोटी कोपलें खिलने लगी, तो फिर से जीवन का संचार होने लगा। तो ये सुंदर। पंक्तियां मुझे बहुत ही प्रिय हैं और बहुत ही मेरे हृदय को छूती हैं, कि हाँ फिर से नव संचार, नव जीवन हो सकता है। तो इसलिए किसी भी कोई निराश है, उसको हम अगर उसका सहारा बनते हैं तो उसको फिर से हरा भरा किया जा सकता है। तो मुझे ये बहुत मेरे दिल को छूती है पंक्तियां। सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब। तो आखिरी रैपिड फायर, जी। आप चाहती हैं, जो आप लिखती हैं, पाठक आपकी प्रकृति पर लिखी कविताओं से क्या संदेश ग्रहण करें?
क्या लेके जाएं वहां से आपकी कविताओं से? सबसे पहला संदेश तो यह है कि हमें प्रकृति से प्यार करना चाहिए, बहुत प्यार करना चाहिए, कि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है और बिना प्रकृति के हम भी कुछ नहीं। सबसे पहला हम्म। संदेश तो यही है कि उससे जुड़े रहें। उससे जब हम जुड़ते हैं तो हम अपने आप में एक अलग ही ऊर्जा महसूस करते हैं। तो हम्म। अब रही कविता की बात, तो बसंत कविता भी प्रकृति का ही एक बहुत छोटा सा अंश समझ लो, क्योंकि प्रकृति इतनी वास्ट है कि जितना बखान किया जाए थोड़ा है। तो बसंत कविता के माध्यम से मैं पाठकों को यह संदेश देना चाहूंगी कि जीवन में परिवर्तन होते हैं, हम हताश निराश भी होते हैं। एक अंत के बाद नई शुरुआत के लिए हमें अपने मन में एक आशा रखनी चाहिए। कोशिश हम्म। प्रयास में निरंतर करते रहना चाहिए। वो सकारात्मक सोच हमारे नव निर्माण में बहुत मदद करती है, और नव पुनर्जन्म फिर से होता ही है। तो जैसे बसंत आने की फिर हमें खुशी मिलती है, ऐसे जब हताहत निराशा के बाद हम एक उम्मीद के साथ प्रयास करते रहते हैं तो जीवन में भी वो बसंत आ जाता है। सुंदर प्रेरणा आपके पाठकों के लिए। अब नमस्कार। रजनी, अब ये आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और इस इंटरव्यू के एंड पे हैं। तो जी बहुत जाने से पहले बस ये कहना चाहती हूँ कि इस सुंदर संवाद के माध्यम से रजनी, आपने न केवल बसंत ऋतु की सुंदरता को उजागर किया, बल्कि हमें ये भी याद दिलाया कि परिवर्तन, प्रकृति और अध्यात्म हमारे जीवन के लिए कितना गहरा अर्थ रखते हैं। द एटलियर की ओर से हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि उनकी रचनाएं पाठक के दिलों में नई ऊर्जा, आशा का संचार करती रहें। बहुत धन्यवाद रजनी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कमल।